बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में हक़ाइक़ इस वक्त कुछ तल्ख़ हैं। भारत की जारहियत को लेके कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने उसको मुँह की खा तो लिया उसने हमसे तगड़ा जवाब तो ले लिया है, लेकिन जितनी उसको हज़ीमत उठाना पड़ रही है, जितना उसको इस वक्त शिकस्त के बाद तनकीद का सामना है मोदी सरकार को, और जिस तरह की स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, कभी रोटी और गोली की बातें कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि जी ये जो है अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, तो क्या ये दोबारा इस तरह की जारियत करने की हिम्मत कर सकते हैं? उनकी फ़िज़ाइया ने, जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उसने तो दोबारा कोशिश नहीं की थी हमारी फ़िज़ाइया के साथ किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन ही, सिंपल वर्ड्स में, अगर बड़े सुलझे हुए लफ्ज़ में मैं इसको कहूँ कि इंटरेक्शन करने की, क्योंकि हमने उनको इतना डरा दिया था और इतना हमने उनको जो है बुरी तरह नाकाम कर दिया था कि उसके बाद उन्होंने ड्रोन्स का सहारा तो लिया, लेकिन दोबारा से फ़िज़ाइया को फ़िज़ाओं में बुलंद नहीं किया। लेकिन अभी क्या, इस सारी शिकस्त के बाद, शिकस्त खुर्दा होने के बाद, सीज़ फायर के बाद, वो भी जब वो अमेरिका को डिनायल देने की पोजीशन में है, वो कह रहा है कि जी अमेरिका ने तो सीज़ फायर नहीं करवाया। वो एक अलग बात है कि सबसे पहले ट्वीट जो था वो डोनाल्ड ट्रंप का ही आया था। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर भी वो ये बात तकरीबन 9 से 10 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि दोनों ममालिक एटमी जंग के दहाने पर खड़े थे जब मैंने सीज़ फायर करवा दिया। क्रेडिट वो ले रहे हैं, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसी ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल यू टर्न ले गया और वो तब्दील कर गया है। अलहदा बात है कि उसने सफारती महाज पे जंग खूब तेज़ गर्म कर दी है। उसके 7-8 जो हैं ग्रुप्स हैं, या जिसे कह लीजिए कमेटियां हैं, वो उसने सफारती महाज पे मुख्तलिफ ममालिक में भेज दी हैं, कुछ भेज रहा है। तो सफारती जंग अलबत्ता ठीक ठाक तरीके से गर्मा गर्म चल रही है। क्या दोबारा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया तैयारियां कर रहा है, जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहा है, क्या कोई राउंड 2 भी होगा? सब डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है एयर कोमोडोर साहब हैं, खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया। डिफेंस एनालिस्ट आपने सर हमें ज्वाइन किया। आरिफ भट्ट साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले चिश्ती साहब से जानते हैं। चिश्ती साहब, ये जो अभी हमने देखा कि एक वॉर थी, उसमें हमने बार बार उसको वार्निंग भी दी थी कि हमें आजमाना नहीं, मतलब हम तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद जिसे कहते हैं ना कि एक शौक़ था भारत को आजमाने का, और उसने कोशिश की, और उसके बाद जिस तरह से उसने मुँह की खाई, मेरा जो पर्सनली हम लोगों का एनालिस्ट का जो ख्याल था, डिफेंस एनालिस्ट आप जैसे जो मेहरबान है, उनका भी ख्याल था कि दोबारा भारत काफ़ी अरसे तक सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा जिस तरह से उसने मार खाई है। लेकिन जिस तरह की नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, और कल भी उन्होंने एक ऑपरेशन का जो है वो अनाउंसमेंट की, और उसके 2-2.5 घंटे के बाद उनको वो अनाउंसमेंट वापस लेना पड़ी। अब एग्जैक्टली इसकी नहीं पता कि वो क्या उसकी सिचुएशन क्या बनी, उन पर कोई प्रेशर आया या क्या एग्जैक्टली हुआ, इसकी अभी डिटेल्स नहीं पता। क्या कोई राउंड 2 इंडिया की जानिब से एक्सपेक्टेड है कि वो करेगा, इस जानिब दोबारा जाएगा? बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। जी सर। देखिए, देखिए बड़ा आसान था पाकिस्तान को थ्रेट कर देना और एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लेना और लोगों के दरमियान हाइप क्रिएट कर देना। बट जो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शायद मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग मुताबिक भूल गए कि ये 1.4 बिलियन हम्म। अगर आप देखिए और एक वॉर वॉर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, क्या इतना बड़ा मुल्क है और ऑब्वियसली उसकी प्रिपरेशन है, पाकिस्तान से डिफेंस का बहुत ज़्यादा है, एयरफोर्स की जहाज़ है, हमारे जहाज़ तो जब आप ये इतनी बड़ी एक नई आप एक चाहिए क्या देखो जे मतलब है अपने पास भाई जो 10 तारीख को हमारी बॉम्बिंग वो नजर शायद आपके सामने और इसी 1965 17 दिन की ज्यादा पूरी जाकर उससे ज्यादा तरीके 5 घंटों में फेंकी। क्या जी। मतलब था? उसके बाद हिंदुस्तान एक्चुअली चाहता था कि जब हम पर वो ड्रोन फेंके, अपने मिसाइल गिराए जो उन्होंने पहले 6 तारीख को गिराए थे, वो न्यू नॉर्मल्स करना चाहता था पाकिस्तान को कि हम्म। ये अंडरस्टैंड कर लेगा पाकिस्तान के लोग और हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान आदी हो जाएं कि जब भी हमें शक पड़ेगा हम कोई आपको मिसाइल मारा करेंगे और आप बर्दाश्त किया करें। ऐसा नहीं था। पाकिस्तान ने फिर भी स्ट्रेन किया। 7 तारीख को जो हमने 6+1 जहाज मारे थे, मकसद था हम बहुत डिटर करना चाहते थे।
हम जंग को रोकना चाहते थे, हिंदुस्तान को जंग की कीमत बताना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन अब हैविंग सेड दैट, जो आपका सवाल है कि वो दोबारा करने की कोशिश करेगा, देखिए कैपेबिलिटीज वाइज तो हिंदुस्तान के सिर्फ 6 जहाज ही गिरे हैं, कैपेबिलिटीज वाइज यस, लेकिन फौजें जब जंग लड़ती हैं तो वो कॉज की वजह से लड़ती हैं। मैं आपके चैनल पे एक छोटा सा डाटा क्विक शेयर करता चलूं। वियतनाम जंग हुई थी 1954 से 1975 तक, 21 साल तक 33 लाख वियतनामी मारे गए थे और सिर्फ 58,000 अमेरिकन मारे गए थे। अमेरिका फिर भी हार गया था। वजह क्या थी? अमेरिका लड़ रहा था, अब रिलेट कीजिएगा हिंदुस्तान की तरह और अमेरिका का वाली सिचुएशन है। अमेरिका लड़ रहा था रीजनल हेजमनी की वजह से, विक्ट्री के लिए, कोल्ड वॉर जीतने के लिए, अपनी मोनोपोली के लिए। हिंदुस्तान भी वही कर रहा था। और वियतनामीज क्यों लड़ रहे थे? अपने कॉज के लिए और सर्वाइवल के लिए। और पाकिस्तान क्यों लड़ रहा था? अपने कॉज के लिए और सर्वाइवल के लिए। जब कोई मुल्क जब जंग में झोंका जाए, कोई झोंक दे या खुद ऑप्शन में जाए, तो उसकी जंग की जस्टिफिकेशन जितनी स्ट्रांग होगी, उसकी आर्म फोर्सेस उतने ही दिल से लड़ेगी। जी। हिंदुस्तान की फौज का पीछे मोरल आपने देखा होगा और पाकिस्तान की फौज का मोरल देखा होगा। 24 करोड़ लोग, हर चीज तफरका, पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, डिफरेंसेस, सुवाइयत, मजहबी फिरकावारी, सब कुछ भूल गए। खासतौर पर एयरफोर्स से श्योर करा सकेगी कि हम वॉर में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने लोगों की कुछ ना कुछ तसल्ली करवानी है, टेक होम कुछ ना कुछ बताना है, कुछ तो मॉन्गरिंग करनी है, बहुत बड़े बड़े नारे लगाने हैं, ताकि लोगों के ज़हनों में साइकोलॉजिकली कहा जाए कि जनाब बस बदला आया चाहता है, अगले हफ्ते तक छोड़ेंगे नहीं, अगले महीने नहीं छोड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसा हिंदुस्तान वेंचर करेगा तो उससे ज़्यादा बेफिटिंग जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। चिश्ती साहब, कल इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया अपना एक प्रोजेक्ट, वो था स्टेल्थ फाइटर का। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा स्टेल्थ फाइटर, अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो मैं चिश्ती साहब से रिक्वेस्ट करूँगी मुझे करेक्ट कर दें कि अब मगर अगर मैं उसको सिंपल उर्दू में समझा सकूँ, जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वो ये है कि यूँ समझ लीजिए कि जो एक प्लेन है रेडार से वो डिटेक्ट ना हो सके, और उसको स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है जो कि कोटिंग्स भी उसकी कुछ होती हैं तो वगैरह वगैरह, तो इसको स्टेल्थ यूएस के पास भी है, कुछ और कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के पास ये नहीं है। अब चिश्ती साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया गया है और ये जंग की तैयारियां दोबारा भारत की जानिब से की जा रही हैं, इजरायली खुल के इस वक्त हमारे सामने है, मतलब कोई और मुल्क भारत के साथ खड़ा हो या ना हो, इजराइल खुल के उसके साथ था। उसकी टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल की ड्रोन्स की शक्ल में, सबसे बढ़ के उसके एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद थे जो उसको गाइड भी कर रहे थे, ये भी इत्तलात थी। और ये बाकायदा भारत का अटैक करने से बहुत दिन पहले की इत्तलात हम तक पहुँच चुकी थी कि इसराइल के एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंडिया के मीडियम फॉलो है, लगता है कि ऐसे इसराइल पुश कर रहा था इंडिया को कि ये सारा कुछ करो, और अभी भी इसराइल पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है भारत, क्योंकि दूसरी साइड से तो कोई उसके साथ स्टैंड हुआ नहीं। उसकी अपनी ओपोजिशन पार्टीज़ भी उस पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं कि भाई बताएं, डिटेल बताएं, आपके साथ खड़ा कौन था। तो क्या ये दोबारा से इसराइल पुश कर सकता है जिस तरह से पहले भी? रियलिटी तो इससे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो यही बता रहे हैं कि इसराइल ने इसको पुश किया। पहले तो आपका मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने स्टेल्थ बड़ा अच्छा समझाया, तो मुझे जरूरत नहीं है कोई ऐड करने की। थैंक यू। दूसरी बात आपने जो कही है कि इजराइल पीछे होगा, तो इजराइल आज का पीछे नहीं है। इजराइल बहुत अरसे से पीछे है, क्योंकि दोनों की नेशनल इंटरेस्ट एक है, दोनों का एनिमी कॉमन है, पहली बात। दूसरी ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1982 से लेकर आज तक पाक फिजाइया ने कोई जहाज इंडक्ट चाइना के अलावा किसी जहाज पर इंडक्ट 43 साल हो गए ऑलमोस्ट हमें। यानी F-16 हमने पहले इंडक्ट किया था जहाज, उसके बाद हमने अमेरिकन या वेस्टर्न जहाज को नहीं इंडक्ट किया। जबकि इंडिया ने 4 मुल्कों की जबरदस्त सपोर्ट रही, और 5वें मुल्क का भी मैं नाम लेता हूँ। एक रशिया, एक फ्रांस जिससे राफेल लिए, रशिया से S-400 लिए, फ्रांस से राफेल लिए,
ड्रोन्स इसराइल से लिए और अमेरिकन असलाह बहुत खरीदा, और पांचवा मुल्क इंग्लैंड भी है जिससे वो जी। वेपन खरीदता है मुस्लिम कंट्री। तो पांच मुल्कों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सिर्फ चाइना ने किया। एक बात तो ये, तो हमने सेल्फ सस्टेन किया, हम वेपन्स पर नहीं गए, हमने वेपन्स की एप्लीकेशन पर गए, उनकी इंटीग्रेशन पर गए। हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हमने किए कि कैसे जेल करके, जैसे एक म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रा होता है, जैसे एक फुटबॉल की टीम गोल करती है तो उसमें जो गोल करने वाले का कमाल नहीं होता, जो सारे साथ लेके चलते हैं बॉल को, उनका भी कमाल उतना ही होता है। अब आते हैं आपके राफेल के ओपोनेंट, उन्होंने कहा जी राफेल आए तो वो तो बात नहीं बनी, जब 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था राफेल होते तो क्या। अब वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि अगर स्टेल्थ होगा तो जनाब फिर असल बात बनेगी। जी। स्टेल्थ बनाना पहली बात तो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं है, 2-3 मुल्कों के पास है स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी। और दूसरी बात ये है कि आप जैसे एंकर्स को हिंदुस्तान को पूछना चाहिए कि वो तेजस जहाज का क्या बना जो 1985 में आपने कंसीव किया था, उसको 40 साल हो गया है। 40 साल में उनके 2 स्क्वाड्रन सिर्फ, यानी कि तकरीबन 35 के करीब या 40 के करीब जहाजों के 2 स्क्वाड्रन है जो वो बना सके पिछले 40 सालों में, जो उन्होंने अपना जहाज बनाना था। पाकिस्तान ने 1985 के मुकाबले में 1995 में शुरू किया था JF-17 थंडर बनाने का ख्याल, और पिछले 30 साल में हमारी एयरफोर्स में इस वक्त 200 JF-17 थंडर उड़ रहे हैं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, और उनके 2 स्क्वाड्रन है सिर्फ हिंदुस्तान के तेजास के, जो उन्होंने बेंगलोर से भी नीचे रखे हुए थे साउथ की तरफ टुवर्ड श्रीलंका बॉर्डर, जो उन्होंने जंग में हिस्सा नहीं। तो पहले उन जहाजों का हाल बताएं कि आपने जो तेजस सोचा था उस प्रोजेक्ट का क्या बना। स्टेल्थ तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी इंटेंस टेक्नोलॉजी होती है जो कोई एक्सपोर्ट भी आपको नहीं करता, तो हमें कोई फिक्र की बात नहीं करनी चाहिए। ना स्टेल्थ अभी आ रहा है नियर फ्यूचर में उनके पास, अगर 40 साल में तेजस नहीं आया तो इंशाल्लाह स्टेल्थ भी इतनी जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो इंशाल्लाह हम तोड़ उसका भी निकालेंगे, आपने देख लिया। चिश्ती साहब, यहाँ पे एक जो मोराल की बात ओवरऑल हम करते हैं, एक ये भी तो पॉइंट है ना कि जब जैसे ही उसका राफेल गिरा, जिसको बहुत कवर देने की कोशिश की गई इंडिया की जानिब से, लेकिन बहरहाल हकीकत तो खुल के सामने आ जाती है, आप जितना मर्जी उसको कवर दे दे। प्रॉब्लम ये है कि राफेल पे जो 2019 में इन लोगों ने इतने बड़ी बड़ी बड़के मारी थी कि हमारे पास राफेल होता, जैसे अभी आपने भी हाईलाइट किया, तो ये सारा कुछ ना होता। अब उनके पास राफेल 2025 में था, इसके बावजूद उससे ज़्यादा बुरी तरह से उनको मार पड़ी है। अब वो अपना जो सेल्फ, जैसे आप बता रहे हैं, वो भी उनका उस तरह से कामयाब तो हो नहीं सका। क्वेश्चन बिल्कुल रेज होता है, जो हम करेंगे डेफिनेटली हम करेंगे, लेकिन फिर इंडिया को बैक सपोर्ट किसकी इजराइल के अलावा आपके ख्याल में मिल रही है, या ऐसे कौन से हिडन हैंड्स हैं जिसकी बेस पे वो बार बार इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे ऐसे लगता है कि जैसे वो जंग ही बिल्कुल स्टार्ट होने लगी। और सेकेंडली सबसे मेन जो हमने पानी के मसले को एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है, वो पानी में छेड़छाड़ तो वो कर ही रहा है। जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि कौन इसकी मदद करता है। देखिए, हिंदुस्तान के जहां भी जाएगा और पाकिस्तान जहां भी जाएगा, कोई भी मुल्क जो आपसे ताउन करेगा, जब तक आपकी बहुत ज्यादा करीबी दोस्ती ना हो, जैसे इस वक्त तुर्की, अजरबैजान और चाइना ने हमारी ऑल आउट मदद की है, बाकी सब के सब दुनिया के मुल्क आपसे रिलेशन रखते हैं अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, एक बात, और दूसरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से। इंडिया बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, वो पैसे देके चीजें खरीद सकता है, राफेल भी खरीद सकता है और भी बड़ी चीजें खरीद सकता है। तो परचेज करना एक और चीज होती है, और आपको लोग देंगे भी इसलिए, अगर उनको कॉमन एनिमी पाकिस्तान लगेगा तो आपको डिस्काउंट भी देंगे, सस्ते भी देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करेंगे। तो आपके सामने पूरी दुनिया है, जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता, एक वो मुल्क हेल्प करेंगे। और जिनसे वो ऑफ द शेल्फ, जैसे राफेल एक ऐसा जहाज है जिससे आप कैश पैसे दें, फ्रांस की कंपनी आपको दे देगी जहाज, तो कुछ ऐसे मुल्क भी होते हैं, वो इंडिया अपनी इकोनॉमी से ले लेता है। बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमिक टाइज दूसरे मुल्कों से ज्यादा है, तो उनकी नेशनल इंटरेस्ट होती है आपस में कि हिंदुस्तान से हम बना कर रखें, बिजनेस मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, टेक्नोलॉजी एक दूसरे को ट्रांसफर होगी। तो इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि हिंदुस्तान को, जो इंग्लैंड मदद कर रहा था, फ्रांस मदद कर रहा था, रशिया ने S-400 दिए थे, राफेल फ्रांस ने दिए थे, और अमेरिका बड़ी हेल्प कर रहा था, इसराइल ने उसको ड्रोन दिए थे, वो देते रहेंगे। हमने इससे नहीं हमने घबराना। ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग हुई है कि हमारे F-16 रोक लिए गए थे अर्ली लेट 80s में, तो हमें ये मैसेज मिला, तो हम तो डिपेंडेंट ही नहीं थे, हमने अपने जहाज का बनाया। तो मैं आपको याद कर कि 192 दुनिया के मुल्कों में से वाहिद पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसने अपना फाइटर जहाज JF-17 थंडर खुद बनाया। दुनिया में कोई एयरफोर्सेस जो है वो अपना फाइटर जहाज नहीं बनाती। हमने इसलिए बनाया कि हम डिपेंडेंट और मोहताज ना रहे, और हम इंशाल्लाह ताला आपने नोट किया कि हम उस स्टेज से निकल चुके हैं कि हम किसी और मुल्क पर डिपेंडेंट हो। हमारी आधा फ्लीट तो JF-17 थंडर है जो ऑलमोस्ट हम खुद बनाते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंडिया को और सरप्राइजेस देंगे। और जो चीज भूल रहे हैं मेरे दोस्त अक्रॉस द बॉर्डर, ये एम्प्लॉयमेंट होती है। मुझे सबसे अच्छा दुनिया का महंगा तरीन लैपटॉप दे दें आप, अगर मुझे इस चलाना नहीं आएगा तो उस लैपटॉप की क्या वैल्यू? दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके पायलट की उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं थी। राफेल दुरुस्त कह रहे हैं कि आप उनको महंगा से महंगा इक्विपमेंट बेशक दे दें, जब उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उसको कमांड उन पे हासिल नहीं है, तो वो उनके लिए यूज़लेस है। मुझे थोड़ा सा चश्ती साहब टाइम दीजिएगा। बट साहब, इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो हमारे दरमियान डिस्कशन में है, पाकिस्तान और भारत में कशीद के इंटरनल हमारे लाख इशूज़ हों, हमारे पॉलिटिकल लाख इशूज़ हों, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने एक मैसेज कन्वे करना है, जो कि हमने किया, बेहतरीन अंदाज में किया कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगी कि इस मुश्किल वक्त में सारे इंटरनल इश्यूज़ को भुला के वो सारी एक पेज पे अपनी अफवाज के साथ खड़ी हो गई। ये बड़ा बेहतरीन मैसेज दुश्मन को गया। लेकिन अब पाक भारत कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ से जो स्टेटमेंट आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी उन्होंने जस्ट राउंड 1 किया है, राउंड 2 की अभी वो तैयारी में, अब करते हैं कुछ दिन बाद करते हैं, ये डिपेंड करता है। क्योंकि अभी जो बिहार के इलेक्शंस हैं वो भी थोड़ा सा अभी फ़ौरन तो नहीं है, अक्टूबर, अराउंड अक्टूबर वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और अभी 4 साल मोदी की गवर्नमेंट भी पड़ी हुई है। क्या इस शिकस्त खुर्दगी के साथ मोदी अगले 4 साल गवर्नमेंट चला लेगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। मैं आपके मेहमान की गुफ्तगू सुन रहा था, जो बड़ी मैच्योर, और उन्होंने हर ग्राउंड पे हमें समझाया उसकी टेक्निकल चीज़ें, वो भी जो उनकी जो क्योंकि कोई आवाज़ में मसला था जो मैं समझाऊँ कि एक तो उन्होंने कहा कॉज, यकीनन इंडिया के पास कोई, पहली तो बात यह है कि कॉज नहीं है। मैं आपके सवाल से पहले आपसे पहले कॉज से मुराद ये है कि जो उसने कॉज बनाई है वो उसके अपने वहाँ पर जो रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो भी उसे तस्लीम नहीं कर रहे। वो मानते हैं कि ये इंडिया की अपनी एजेंसियों का किया धरा है, ये जो पहलगाम के ऊपर जिसको वो जवाज बनाकर अटैक करना चाहता है। और सबसे उससे भी जो फ़ायदा वो इंडिया की तरफ मोदी की ख़ास तौर पर, क्योंकि उसकी जो इंतहा पसंदी की जो सोच है ना, वो अखंड भारत वाली, वो उसे तरपा रही है। एक्चुअली आरएसएस बनी थी 1925 में। वो इस साल सितंबर में अपना 100 साल जश्न मनाने के लिए बेताब है। और भारतीय जनता पार्टी का उससे एक कनेक्शन है। कनेक्शन से मुराद ये है कि आरएसएस को वहाँ पर खुली छुट्टी है कि वो कुछ भी करे। उनके पास 1 करोड़ के करीब अपने अजाजी तौर पर जो मेंबरान है वो हैं, जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये तो सवाल उठता है उन आलमी कुव्वतों पर कि जो दहशतगर्दी के नाम पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हैं, कि आप उनसे नहीं पूछ सकते कि आपके पास फंड कहाँ से आते हैं, आप इनको कैसे ये जो आरएसएस के जो खुले आम बदमाश घूम फिर रहे हैं, जिनसे वहाँ की अवाम जो है वो भी महफूज नहीं है, दिल्लत और छूत भी महफूज नहीं है। जिस तरह की वो अपनी वहाँ पर कारस्तानियाँ करते हैं और वहाँ की जो माँ बहनों बेटियों के साथ उनकी असमतों के साथ खेलते हैं, सरेआम गले काटते हैं, पैसा लूटते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो कट जोड़ा, जो अखंड भारत के नाम के ऊपर परवान चल रहा है, इसके लिए यकीनन देखें, एक बात यहाँ पर वो जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इजराइल के हवाले से भारत के अंदर इस वक्त त्रिपुरा हो, मणिपुरा हो, नागालैंड हो, खालिस्तान हो, कश्मीर की जो जदोजहद जो कि हकीकी जदोजहद है वो हो, उसके अलावा दिल्लत और छूतों के ऊपर जो जुल्म सितम हो, भारत तो खुद इंतशार का शिकार है। वो कैसे, ये तो सोचने वाली बात है कि इतने सारे इंतशार में क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। लेकिन उसने रिस्क लिया। यकीनन मोसाद और सीआईए उसे बिल्कुल सपोर्ट करती आ रही हैं। उसकी क्या वजह यह है कि उसको इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहते हैं, एक ग्रेटर इसराइल, जो कि हम वो तो इस खित्ते का नेतन्याहू बनने का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया ना। नहीं देखें, ये तो 100% वाली बात है, इसमें तो अब तो कोई बात छुपी रही नहीं। हमारी फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हर महाज पर, वो बहादुरी वाली हो, वो टेक्नोलॉजी वाले हौसले के हवाले से हो, और बुर्दबारी के हवाले से हो, हिकमत के हवाले से, दूरंदेशी के हवाले से हो, उन्होंने हर महाज पे फतह पाई है। फतह इसलिए पाई है कि बात हक की होती है। इट मीन्स के भारत का जो ये नैरेटिव है, जिसको उसकी अपने लोग भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, ये बददियांती के ऊपर मबनी है। और अल्लाह ने मदद इसलिए, हम कहते हैं ना कि फरिश्ते उतरे हैं, उसकी मदद इसलिए शामिल है कि हमने जो हमारे जो जांबाज थे वो अमन के पैरोकार हैं। उसका हम समझते हैं कि हमारी जो डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, उन्होंने कभी नहीं चाहा
कि हम इस खिते का या दुनिया का अमन बर्बाद करें, लेकिन अपने दिफा का हक तो हर कोई बंदा रखता और है। हमने अपना दिफा का हक आजमाया भी। मैं आपकी जानिब आती हूँ, बट साहब माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। चिश्ती साहब, अगर भारत की रेलवे को पाकिस्तान साइबर अटैक के जरिए फ्रीज कर सकता है सर, तो क्या भारत पाकिस्तान की रेलवे, PIA, प्राइवेट एयरलाइंस को जैम कर सकता है? क्योंकि इससे पहले जनवरी 2021 में, आज से तकरीबन 4 साल पहले, पाकिस्तान रेलवे पर एक साइबर अटैक हुआ था और पाकिस्तान रेलवे को उस साइबर अटैक के नतीजे में काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इसलिए क्या हमारे इदारे, मैं सिविलियंस इदारों की बात कर रही हूँ, इस वक्त जैसे कि रेलवे है, PIA है, इंडिया के साइबर अटैक का मुकाबला करने की पोजीशन में है आपके ख्याल में? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे साइबर और स्पेस के महाज पे जंग ज़्यादा तेज़ी से होगी आने वाले वक्त में। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक दफा लीड लें और काम करते रहें तो फिर उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी ये साइबर कमांड पाक फ़िज़ाइया की खास तौर पर जो है, मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, मुझे ये एहसास मिला, मैंने पूरा दिन गुजारा। और जब मैं शाम को निकल रहा था तो मैंने उनसे पूछा, नौजवान जो उनके सीनियर 3 ऑफिसर थे, कि ये जो इतनी ज़बरदस्त आपने डेवलपमेंट की है, मुझे उस वक्त बताते थे अपनी काबिलियत का, तो मुझे सीइंग इज बिलीविंग वाली बात होती थी। जब मैंने निकल रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि ये कैसे आप, ये तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाइना का होगा, किसी कंपनी का होगा, वेस्टर्न कंपनी का होगा, तो ये तो वो अपग्रेड कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे, तो आप तो ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो मुझे उन्होंने बताया, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जो हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे सब कुछ पाक फ़िज़ाइया के अफसरों ने खुद बनाया है। जो यंग ऑफिसर थे, 24-25 साल उनकी उम्रें थी, जो IT के विजिट एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा एवरीथिंग यहाँ पे जो है वो मेड इन पाकिस्तान है। तो उनका मुजाहिरा आपने देख लिया, जो उनने उनके ग्रिड स्टेशन की, बेहतरीन उनकी मुजाहिरा ट्रैफिक था, जैम दुरुस्त। करनी। तो ये एक ऑनगोइंग रेस होती है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान 100% फुल प्रूफ हो गया। IT तो हिंदुस्तान की बेबी थी थ्रू आउट, वो सिलिकॉन वैली और क्या कुछ उनके नाम पे नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान ने बड़ी आगे कर, उनके भी लगे रहेंगे, लेकिन देखिए ये ऑनगोइंग होती है। आपने हर वक्त दुश्मन का डाटा इकट्ठा करना होता है, अपडेट करना होता है, अपने काउंटर टैक्टिक्स करने होते हैं। तो ये रेस होती है, जिसने जिसने जो पहले कर गया या प्रीएम्प्ट कर गया। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला हम अपने ना सिर्फ सिक्योर करेंगे, लेकिन हम इतनी लीड हर वक्त इंशाल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि लेते रहेंगे, कि जब भी हिंदुस्तान आएगा मैदान में मुकाबले के लिए, उसको फिर एक और सरप्राइज मिलेगा। अभी सारे सरप्राइज तो वैसे भी हमने नहीं दिखाया इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आरिफ भट्ट साहब, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि भारत जो आंखें दिखा रहा है मुख्तलिफ बयानात की सूरत में, उसकी आंखें कैसे नोची जा सकती हैं। इस ब्रेक के बाद।